हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के उत्तर प्रदेश के निष्ठ लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय इसमें लाभ मिलेगा। देखिए, मेरा टारगेट आप यही है कि आप कम समय में पढ़िए और जो आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। आप देख रहे हैं कि ये इस बुकलेट आपने और भी इसकी सीरीज देखी होगी, तो आपके जो एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसी बुक से ही आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब है जो आई दृष्टि है घटना चक्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ये सीरीज देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को पूरी देख के जाइएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन हो यूपी से आएंगे और करंट पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन इसी बुकलेट से ही मिल जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, लेक्चर कैसा लगा और आप ये भी बताइएगा। और लेक्चर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो मैंने उसमें भी आपको ये सब पढ़ाया था। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि पंचायतों के सदस्य बनने के लिए हमारा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन ये हमारा बना हुआ है, तो 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आप पंचायतों के सदस्य यानी कि प्रधान के रूप में आप खड़े हो रहे हैं प्रधान बनने के लिए, तो आपकी जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको भी पता है कि हम लोग वोटिंग है, वोट जो अभी दे सकते हैं, कितने आयु तक दे सकते हैं, तो 18 अगर आपकी हो गई आयु, 18 वर्ष तक के भाई के जितने लोग हैं वो सब वोटिंग कर सकते हैं। ये किसी भी आप चुनाव हो तो जिनकी आयु 18 वर्ष हो सकती है वो सब हम वोट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहले आप ये जानिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई है, तो हुई है 15 अगस्त 1949 में। 15 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अभी जो कि हमने अभी में बताया है, पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये तीनों सेगमेंट से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या आता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 40 है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ प्रमुख तथ्य हैं। सबसे पहले जो कि हमने बताया है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख कर जाएं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया गया है। आपसे ये भी पूछा गया है कि बताइए, बलवंत राय मेहता समिति कब आई है। मैंने पॉलिटी में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उपयुक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है। 73वें संविधान संशोधन 1900, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कई बार क्वेश्चन ये पॉइंट से बना हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया है। और भाग में कौन सा है, भाग 9 है और अनुच्छेद 243A से 243O तक। कई बार एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन इस पॉइंट से बने हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं,
73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया है, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए और इसके पश्चात भी इनमें कई बार संशोधन किए गए। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। देखिए, जो पंचायतों का कई ये भी पॉइंट पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पंचायतों का जो चुनाव है वो किसके अंतर्गत आता है। कई बार पूछा गया तो वो आता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। कब की गई है ये? 23 अप्रैल 1994। चाहे वो पंचायत हो चाहे नगरीय निकायों के चुनाव, वो किसके अंतर्गत आता है बताइए? राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। मतलब उन्हीं के अंतर्गत ये सारे चुनाव कराए जाते हैं। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। ये भी पूछा गया कि कौन सी अनुसूची है, तो वो पंचायत के लिए कौन सी है, तो वो 11वीं अनुसूची है। ये हाँ देखिए, मैंने आपसे पहले बताया है कि जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, कई बार बने हैं, उस पर मैं आप ज़्यादा जोर दूंगी और उसी को आप भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वो टॉपिक भी मैं बताऊंगी किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही हैं आपके, जो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय। कौन कौन से त्रिस्तरीय हैं तो देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत हो गए, ये भी एक यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय कौन कौन से नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो एक हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया क्षेत्र पंचायत, तीसरा हो गया जिला पंचायत। जिला पंचायत हो गया, और चौथा कोई एक और दे दिया जाएगा, वही आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, पूछा है कि नहीं है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो जिला पंचायत के जो सदस्यों का जो चुनाव है, ये हाँ प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान करते वोट करते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जो उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, जो उनमें हम सदस्य चुन लिए हैं, उन्हीं के बीच से होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बना हुआ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत में भी इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो सदस्य होते हैं, देखिए इसमें प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से होता है। यानी कहने का मतलब जो क्षेत्र पंचायत है, वो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख सदस्य एवं एक उप प्रमुख सदस्य एवं सदस्य होते हैं। लेकिन जो सदस्य बनते भी हैं, यानी कि उप प्रमुख और जो प्रमुख बनते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, जो अपने ही सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही ये लोग निकाले जाते हैं, यानी कि ये लोग बने जाते हैं। कहने का मतलब यही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत है। जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत का अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, सब लोग मोस्टली लोग ग्रामीण से होते हैं, वो सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाता है, यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि भी प्रत्यक्ष रूप से ही वोटिंग की जाती है, वोट करते हैं, उसी से जो जिनका ज़्यादा वोटिंग मिलता है, वोट मिलता है, वही क्या बनते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं। उप प्रधान का चुनाव कैसे किया जाता है? ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा इनका उप प्रधान का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं जनसंख्या। देखिए, 1000 तक जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं। 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं। 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक, देखिए ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी वीडियो होता है, आप सभी जानते हैं। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों को देखता है, मतलब उनके कार्यों को देखता है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, वीडियो होता है, यानी ग्राम विकास अधिकारी होता है। ये जो वीडियो होता है, इसके अंतर्गत 5 गांव आते हैं।
गांव मतलब 5 ग्राम पंचायतों के कार्य ये देख सकता है वीडियो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा, यानी जो भी बैठक होगी, जो भी मीटिंग होगी, 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की जो बैठक है सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। जो कार्य संपादन हेतु जो कार्य करने के लिए जो ग्राम पंचायत बैठक है सामान्यतः एक महीना में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है, जो प्रथम बैठक होती है, यानी कि वोट हो गया, ग्राम प्रधान बन गए हैं, और फिर ग्राम पंचायत जो बैठक होती है वो 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है उनकी बैठक। अब आइए देखते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक है ये प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें प्रत्येक ग्राम सभा की होती हैं। प्रथम क्या होती है? खरीफ की बैठक। खरीफ की मैंने देखिए, खरीफ के जो क्रॉप होती है, जो खरीफ की फसल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खरीफ से आपसे पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, या रबी की फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार आप जाके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आइए देखिए, इसकी जो है 2 सामान्य बैठक होती हैं। तो प्रथम क्या है? खरीफ की बैठक। खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद इसको आहूत होगी, यानी कि खरीफ की फसल के बाद जो खरीफ की फसल कट जाएगी तो ये बैठक बुलाई जाएगी। दूसरी क्या बैठक है? रबी की बैठक। जो बैठक होती है, बैठक रबी की बैठक, जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी, यानी कि प्रतिवर्ष 2 समान बैठकें ग्राम सभा में होगी, एक खरीफ की और दूसरी रबी की। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आइए देखिए, आइए देखते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अगर ग्राम प्रधान को हटाना है तो इसकी जो सूचना हमें 15 दिन पहले सूचना दी जानी अनिवार्य है। देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। देखिए, इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। यानी कि कितना बहुमत हमें होना चाहिए? 2/3 2/3 हमें मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्तावित जो प्रस्ताव है पारित न हो सके, तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अभी हमने बताया है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए हमें 15 दिन पहले सूचना दी जाती है, फिर जो भी हमें वहाँ पे वोटिंग कराई जाती है वो 2/3 अगर मेजोरिटी हमें मिल गई है तो वो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर 2/3 अगर हमें बहुमत नहीं मिला है तो वो हमारा ग्राम प्रधान को हटा नहीं सकते हैं। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि अगर बहुमत हमें न मिल पाए तो हमें उसी प्रधान को हटाना है, तो इस प्रकार जो प्रस्ताव है उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कि जो भी अब काम होगा 1 वर्ष के बाद ही काम होगा उनको हटाने की प्रक्रिया में। देखिए, बहुत ही ईजी है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है। आइए एक बार और बता देती हूँ। देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको 15 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। 15 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, और इस बैठक में जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत हमें अगर मिल जाता है तो वो प्रधान हट जाता है। लेकिन अगर हमें बहुमत नहीं मिल पाता है तो और उनको फिर से दोबारा हटाना है तो 1 साल तक, यानी कि जब से 1 साल के अंदर फिर से हम वो नहीं कर सकते, बैठक नहीं बुला सकते। यानी कि 1 वर्ष के बाद ही फिर हम इनको हटाने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, देखते हैं हम लोग। देखिए, ये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास, इनका क्या है? कार्य है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की स्थापना करना, बहुउद्देशीय पंचायती भवन या भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण करना। ये सब इसके कार्य थे। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी देखते हैं, राज्य वित्त आयोग। देखिए, मैंने इसमें से जितना भी ये है पॉलिटी के है सारा टॉपिक इसमें मिल रहा है। आप ध्यान, बस थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे समझिए कि आपका थोड़ा सा रिवीजन ही हो रहा है। आइए देखते हैं राज्य वित्त आयोग।
प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वर्ष 1994 में किया गया है। संप्रति नगर निकायों को कुल विभाज्य पूल का 60% तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जा रहा है। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को यथा संशोधित की धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन करता है? तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद मतलब क्या धारा? तो 32 का के धारा के अंतर्गत के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो 243 एक फर्स्ट के तहत किया जाता है। 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग है। इसके कौन अध्यक्ष है? आनंद मिश्र है। गठन वर्ष 2015 है। पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20% जो है जिला पंचायत, 10% क्षेत्र पंचायत तथा 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख परोक्षोपयोगी तथ्य उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नवीनतम छठे पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुए हैं। ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायत, कुल 826 क्षेत्र पंचायतों और इतना देखिए, ये इतना आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ओल्ड डेटा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं नगर निकाय। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि नगर निगम निकाय प्रणाली की विशेष व्यवस्था के लिए हमारे संविधान संशोधन किया गया है। तो ये है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग कितने हैं, कई बार पूछा गया, भाग 9 का के तहत ये नगर निकाय की लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, कई बार पूछा गया ये भी है, आप ध्यान में रखिएगा। आपसे ग्राम पंचायत के बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो ग्राम पंचायत के बारे में देखिए तो 73 संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन अगर नगर निकाय पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 का के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है। देखिए, निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो संख्या है 60 से कम, यानी 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में है अधिनियम किया गया है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्ष 1916 में प्रारंभ किया गया। ये थोड़ा कुछ डेटा है और जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में 3 क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड हैं। 3 कौन कौन से हो गए? आपका अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, भाग पूछ लिया जाता है, संविधान संशोधन पूछ लिया जाता है और डेट पूछ ली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से सदस्यों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार कितने हैं? नगर निकाय के प्रकार कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं हम लोग। एक हो गया नगर निगम, एक नगर पालिका परिषद, एक नगर पंचायत। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रकार के बनते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था बलवंत राय समिति में जो ग्राम पंचायत से थी, उसमें 3 स्त्री थी, तो उसमें से कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था 3 स्त्री। तो उस प्रकार से आपको याद रखना है। एक हो गया जिला, एक हो गया हमारा जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन कौन से हो गए हैं? एक हो गया हमारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, तो वो था हमारा ग्राम पंचायत में। उसी प्रकार से नगर निकाय प्रकार कौन कौन से हो गए हैं? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत हो गए। अब आइए देखते हैं हम एक एक के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए नगर निगम। नगर निगम में एक मेयर होते हैं, एक उप मेयर होते हैं, वह 3 प्रकार के सभासद होते हैं। सभासद में 3 प्रकार के सभासद होते हैं।
है निर्वाचित, मनोनीत तथा कुछ पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। देखिए, लेकिन जो मेयर का जो चुनाव किया जाता है, ये मेयर जो बनते हैं प्रत्यक्ष रूप से वैध जनता द्वारा ही बनते हैं। लेकिन जो चुनाव होता है जनता द्वारा जब वोटिंग की जाती है उसी के द्वारा मेयर बनाए जाते हैं। मेयर 5 वर्ष हेतु चुने जाते हैं तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष तक चुने जाते हैं और जब ये पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो और वह पारित नहीं होता है तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब से वो उसने पद धारण किया है 2 वर्ष तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, 2 वर्ष प्लस हो जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गए तो ठीक है, अगर पारित नहीं हुआ है तो नेक्स्ट 2 वर्ष तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग नगर पालिका परिषद। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब आइए देखते हैं न्याय व्यवस्था। देखिए, ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान हमें मिलता है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कई बार पूछा गया है कि कब हुई है, तो 1866 में हुई है। सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई है थी। इसे 1869 में इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया तथा इसका 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से भी अधिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जब मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रही थी पॉलिटी में, तो ये सब वही है। देखिए, आपका यहाँ पे रिवीजन ही हो जा रहा है। कई बार मैंने बोला आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। यहाँ से ये इस पॉइंट से क्वेश्चन बना है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हमें नियुक्ति करनी है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तथा जिस राज्य के लिए हमें करना है उनकी नियुक्ति तो उसके राज्यपाल होने चाहिए। इनकी दोनों स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों जो नियुक्ति होती है, जिनकी सदस्य होती हैं, एक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक अन्य न्यायाधीशों जो नियुक्ति होती है, जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका परामर्श लेंगे तो उनका परामर्श भी लेने के लिए राज्यपाल लेते हैं, उसी से उनकी नियुक्ति की जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन नियुक्ति करते ही कौन है, तो नियुक्ति करते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लेकिन परामर्श किससे आवश्यक है, परामर्श किससे लेते हैं, परामर्श अभी मैंने आपको बताया है कि ये राज्यपाल के लिए कि उस राज्य के गवर्नर लेते हैं, गवर्नर से, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन परामर्श इन लोगों से जरूर लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय की देखरेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय, एक है जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, एक है लघु वाद न्यायालय। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 2 भाग हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट कौन है, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक। सेकंड कौन सा है, उच्चतर न्यायिक सेवा, हायर जुडिशियस सर्विस। नेक्स्ट फर्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघु वाद यानी कि स्मॉल केसेस न्यायाधीश इसमें आते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश के उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहते हैं, ये इसके अंतर्गत ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट आप देखिए, पारिवारिक न्यायालय उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में एक एक तथा प्रयागराज, लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं। नेक्स्ट देखें, पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील होती है केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है, इसमें की जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हो सकता है थोड़ा ब्लर आ रहा हो आपको, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, न्याय व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। किसके लिए? महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के लिए जल्दी से निस्तारण हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय तथा जनपद गाजियाबाद में सीबीसी के 2 अतिरिक्त न्यायालय अर्थात कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। रासुका एवं गैंगस्टर एक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने तथा न्यायाधीशों के प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 2 तथा खंडपीठ, लखनऊ में एक कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने तथा मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान या पूर्व सांसदों एवं विधायकों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विशेष एमपी एमएलए न्यायालय का गठन किया गया है। देखिए, इतना पूछा नहीं जाता बट आपके न्यायालय में होना चाहिए। प्रदेश में प्रथम चरण में 23 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है तथा 23 अन्य जनपदों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारियों, जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, आईआईएम लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ तथा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना हेतु मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश स्तर पर न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में सृजित किए गए। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी से बनते नहीं हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।